स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी कि चुनाव आयोग ने फाइनली तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, और 14 तारीख को वो वोटों की गिनती होगी। पर एक तरफ ये हलचल और दूसरी तरफ बिहार में इस डेट आने के बाद जो हलचल तेज हुई है वो भी आपको बता देते हैं। ओवैसी दरभंगा में थे और उस दरभंगा में होने के बाद जो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है तेजस्वी के लिए, वो आपको जरा सुना देते हैं। पहले सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तो सुना आपने जिस तरीके से तेजस्वी पर ओवैसी भड़क उठे हैं चुनावों की घोषणा के बाद। सबने इसका स्वागत किया, खुलकर स्वागत किया, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने किया उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था। तो अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। आखिर क्यों नाराज है इतना ओवैसी और क्या वजह हो सकती है? देखिए, आज 6 अक्टूबर है जी, और ठीक 1 महीने बाद 6 नवंबर है और 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली 1 मंथ लेटर। अब ये देखिए कि लोगों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा जिन्हें इस महासमर में जाना है। बिहार के चुनाव बहुत सी चीज़ें तय करने वाले हैं इस बार। एक बड़े फैक्टर के तौर पर तेजस्वी यादव हैं इन चुनाव में, और देखा ये जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो कि लोकसभा में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था बिहार में, और कहते हैं मुस्कान कि बिहार में प्रदर्शन चूँकि अच्छा नहीं हो पाया, इस कारण से ही केंद्र में सरकार बन गई एनडीए की। वरना अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया होता और 40 में से 20 या 25 सीटें ले ली होती तो फिर आज देश में सरकार मोदी जी की होती या न होती, इस पर संशय था। तो ऐसे राज्य में जहाँ पर जनरली जब इंडिया गठबंधन ने बाकी राज्यों में ठीक किया, वो बगल के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, वैसे राज्य में बहुत बड़ी एक कसौटी है, एक बहुत बड़ा इम्तहान है तेजस्वी यादव का। उधर नीतीश कुमार के लिए 20 सालों से एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है और उसमें अपना प्रदर्शन दिखाना है, एनडीए को अपना कुनबा दुरुस्त करना है, बेहतर करना है, क्योंकि पिछली दफ़ा मार्जिन बहुत कम रह गया था और 1% से भी कम वोटों पर फैसला हो गया था सरकार का। तो इतनी कशमकश वाली लड़ाई है जो 6 नवंबर को शुरू होगी, और जैसा कि आपने बताया करीब यूँ कह लीजिए कि क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी के बाद शायद ऐसा होगा कि 2 चरणों में मतदान हो रहे हैं। 2 चरणों में मतदान होने हैं, 14 तारीख को नतीजे भी आएंगे। और इन सब के बीच अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सीटें कौन कितनी लड़ेगा, और इन सीटों को लेकर के इन तारीखों के ऐलान के पहले से ही जद्दोजहद चल रही है। सतह के नीचे है, उसका प्रस्फुटन ऊपर नहीं हो पाया है। कुछ बयान आते हैं लेकिन ज़्यादातर कोई टकराव अभी तक है ऐसा दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति वो अपनी टकराव को जाहिर करने में कहीं भी गुरेज नहीं कर रहा है, और उनका नाम है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी। और जैसा कि आपने बताया आज वो दरभंगा में थे, और दरभंगा में इस नाराज़गी के साथ थे कि उन्हें शामिल महागठबंधन में क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिरकार महागठबंधन की ताकत अगर उनके आने से, उनके हिसाब से बढ़ती है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान क्यों कर रहे हैं। ये सवाल उन्होंने तेजस्वी से किया, और इसी कारण से उन्होंने तेजस्वी यादव को, जो आपने सुनाया कि एक धमकाने के अंदाज में, नतीजा ही निकाल दिया, भुगतोगे और तुम्हें पछताना पड़ेगा, कुछ इस तरह के अंदाज में वो थे। और वो बताना ये चाह रहे थे कि अगर आपने उनकी पार्टी AIMIM को उसी तरह से नज़रअंदाज किया जैसे कि आपने पिछली दफ़ा किया था साल 2020 में, और साल 2020 में 5 सीटें लेकर के आए थे ओवैसी के लोग,
तो इस बार आपको ज़्यादा नुकसान होगा। और देखिए वो जो जगह जहाँ से वो बोल रहे थे वही तय कर देती है कि इस बार उन्होंने अपना फैलाव बढ़ा लिया है। कहाँ वो लड़ते थे, सीमांचल का इलाका, कहाँ वो आज दरभंगा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। सीमांचल से मिथिलांचल आ चुके हैं, गढ़ है एकदम दरभंगा, और हर जगह जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है ज़्यादा, ओवैसी और उनकी टीम का ये आकलन है कि हर जगह उनके समर्थक हैं और वो हर जगहों पर अपने उम्मीदवार दिया करेंगे। लेकिन अगर ऐसा वो करते हैं, और कहा ही जा रहा है कि करीब 50 उम्मीदवार तैयार हैं उनकी पार्टी से टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो एक सीधा आकलन है कि उससे तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बटेंगे। लिहाजा वो बार बार इस बात को, और अब तो 11th आवर है ना, क्योंकि अब तो टिकटें फाइनल हो जानी है, 11th आवर पर वो ताकीद कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि तेजस्वी यादव आप मान जाइए, हमें साथ ले लीजिए। और ये नाराज़गी थी, गुस्सा था, या फिर इल्तजा थी, रिक्वेस्ट था, अनुरोध था, ये तो समझ में नहीं आती है बात। लेकिन आज भी वो चाहते हैं कि महागठबंधन उन्हें अपने साथ ले ले, और नहीं लिया तो दुर्घटना होगी, नुकसान होगा, चुनाव हार जाएंगे तेजस्वी। यहाँ तक उन्होंने दरभंगा में कहा। तो आखिर उन्हें दिक्कत क्या है, ओवैसी को दिक्कत क्या है, वो हर जगह पे क्यों इस तरीके से साथ ही चलना चाहते हैं, मतलब महागठबंधन में शामिल ही होना उनका मोटिव क्यों बन गया है? पहले जरा हम सुना देते हैं कि ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर, सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार, बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए, मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हर समुदाय की अपनी एक पार्टी है, और उसके बाद भी वो महागठबंधन में शामिल होने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं और लगातार कोशिशें कर रहे हैं बहुत पहले से, फिर भी तेजस्वी नहीं मान रहे। क्या वजह है? देखिए, उनका ये कहना है कि मुस्लिम आबादी बिहार में 19% है। बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, और ये 19% आबादी एक मुश्त अगर एक तरफ वोट देती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर वो छिन्न भिन्न हो जाती है, वो टूट जाती है, कुछ ओवैसी को देते हैं, कुछ तेजस्वी को देते हैं, तो फिर वो संगठित जो फोर्स है वो बट जाएगी, और इसका फ़ायदा एनडीए को होगा। उन्हें ये बात बखूबी पता है, और इसी बात की याद वो बार बार तेजस्वी को दिलवाना चाहते हैं, आरजेडी को दिलवाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, और बहुत ही इलेबोरेट तरीके से व्याख्या करके कहा है कि देखिए, यादवों की भी अपनी पार्टी है, कुशवाहा की भी अपनी पार्टी है, हर समाज की अपनी पार्टी है, तो फिर मुसलमान समाज की क्यों पार्टी नहीं है? हमारी भी पार्टी होनी चाहिए, और हम संगठित रहेंगे तभी तो जाकर के हमारी वक़्त होगी। 4-4, 5-5% जिनकी आबादी है वो भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। पर वो इंडिविजुअल पार्टी भी तो बना सकते हैं ना, जिस तरीके से AIMIM। हाँ, वो तो है। कह रहे उसके बावजूद ये एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों, एक्स्ट्रा एक पहचान देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इंडिविजुअल पहचान वो बना सकते हैं, और उन्होंने बनाई है। उन्होंने बनाई है, और सीमांचल में जब वो पिछली दफ़ा 5 सीट जीतने में सफल रहे तो उनकी पहचान तो बन गई। पर दिक्कत क्या है कि लार्जली अब हमारे देश में जो चुनाव है मुस्कान, वो बाइपोलर हो गए हैं। या तो आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं, या फिर आप उनके खिलाफ हैं। इन दोनों के बड़े बड़े गठबंधन हैं, और इस गठबंधन के आउटसाइड में बहुत स्पेस नहीं है। आप या तो इनके साथ हो या इनके खिलाफ हो। जो खिलाफ वाला वर्ग है वो राहुल गांधी का है, उसमें जो बड़े नेता हैं उसमें कई हैं, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी हैं, या बिहार में तेजस्वी हैं, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं, या तमिलनाडु में स्टालिन हैं। तो ये वर्ग एक है, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए लार्जली, जिसमें कि भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों महाराष्ट्र में, चाहे वो नीतीश कुमार हो। तो इस तरह से तो ये बात ओवैसी को लगती है कि जब
पॉलिटिक्स इतनी पोलराइज्ड हो गई है, दो ध्रुवों में बट गई है, तो हमारी कोई भी उपलब्धि जो है आखिरकार किसी काम की नहीं रहती है। हम अगर 5 जीत भी गए पिछली दफ़ा तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। ये बात भी वो मानते हैं कि अगर वो नहीं लड़ते तो संभवतः वहाँ से आरजेडी जीतती, क्योंकि उनके सारे उम्मीदवार आरजेडी के ही थे। पूर्व में कभी वो आरजेडी में रहे थे, वो सब इनके साथ लड़े थे। तो उन्हें ये लगता है कि आप हमें गठबंधन का साथी बनाइए और हम आपको एक मुश्त मुस्लिम वोट्स दिलवाएंगे, और इस तरह से उनको रिकॉग्निशन मिलेगा अक्रॉस इंडिया। क्योंकि उनका मकसद केवल बिहार की राजनीति नहीं करना है, उनका मकसद है कि पूरे देश में मुसलमान पॉलिटिक्स के वो रहनुमा बने। और जैसे कभी किसी ज़माने में मुस्लिम लीग हुआ करती थी और वो पूरे देश के मुसलमानों की रहनुमा थी, तो वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह के एक फॉर्मेशन की कल्पना हो जिसमें उनकी पहचान बने। और बिहार में भी जो ऑल्टरनेटिव फ्रंट है, यानी कि एक तो सत्ताधारी पक्ष है और एक उसका जो वैकल्पिक पक्ष है, यानी कि जिसको तेजस्वी लीड कर रहे हैं, उसमें भी उनकी सहभागिता हो। ये आज शायद नहीं है, कल हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो रही है। अभी सबों को ये लग रहा है कि मुस्लिम्स की जो नेचुरल लीडरशिप है वो हिंदू समाज से ही आते हैं। वो जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने ही मुसलमानों को नेतृत्व दिया है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीडरशिप उभर कर सामने आती है और वो मुस्लिम परस्ती की बातें करती है, वो फ़िलिस्तीन के बारे में बोलना शुरू कर देती है, वो तमाम गाज़ा में अन्याय के बारे में बात करना शुरू कर देती है, तो ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति आ जाएगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं फ़ायदा ना हो जाए। तो आप पाएंगे कि आज़ादी से अब तक अमूमन मुस्लिम्स के नेता भी हिंदू समाज से ही आते हैं, जो कि थोड़े समाजवादी विचारधारा के होते हैं। और ये सिलसिला जो है पहले कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस उनका नेतृत्व करती थी, अब रीजनल लीडरशिप करती है, ममता बनर्जी करती हैं, मुसलमानों का नेतृत्व या फिर तेजस्वी या अखिलेश करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल उनकी पार्टी हो और उनका अपना नेता हो, ये एक प्रयोग की तरह है। और ये प्रयोग इस वक्त तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि एक संतुलन है और वो संतुलन गड़बड़ा जाएगा और फिर पता चला कि इसका एक काउंटर पोलराइजेशन हुआ। क्योंकि अगर 50 मुसलमान एकत्रित हुए तो पता चला कि 500 हिंदू दूसरी तरफ इकट्ठा हो गए और यहाँ दंगा तो करना नहीं है, यहाँ तो वोट देना है, तो पता चला कि वोट उधर ज़्यादा चला गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भले ही हम उनके नेतृत्व देते हैं, पर ये उनको नेता बना करके हम काउंटर पोलराइजेशन का रिस्क न लें, इस कारण से वो ओवैसी को दूर रखना चाहते हैं। पर इस पर तेजस्वी क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव इतिहास में लिखा जाएगा, इस बार जो भी होने वाला है वो ऐतिहासिक हो जाएगा। और वो क्या सोच रहे हैं, मतलब क्यों नहीं वो तो जो ओवैसी जी हैं उनको क्यों नहीं वो कंसिडर करते हैं, बार बार लगातार ये मनाही? अब देखिए, इसकी रणनीतिक वजह हैं। आज मैं इस तरह के जो बयान आ रहे थे ओवैसी साहब की तरफ से, तो मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि तेजस्वी क्या कहते हैं। और तेजस्वी ने जब चुनाव के ऐलान की तारीखें ऐलान हुई उसका स्वागत किया, तो उसमें उन्होंने बड़ा प्लेन सा कुछ कहा कि इतिहास में लिखा जाएगा। जरा मुझे लगता है कि वो हमें सुनवा देना चाहिए दर्शकों को। जरा आप एक बार सुनिए कि तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं। बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा। और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ, हर एक बिहारी सीएम होगा, सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। अब तेजस्वी की बातों में देखिए कुछ नया नहीं है, वो स्वागत कर रहे हैं, इतिहास लिखा जाएगा। जो मसले हैं ख़ास तौर पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, और उसमें क्या कोई नया कैरेक्टर, कोई नई पार्टी, उसकी सहभागिता होने जा रही है, इस तरह की बातों पर वो चुप है, ख़ास तौर पर ओवैसी की बातों पर। और कुछ चीज़ें हैं जो तेजस्वी अगर तय कर लेते हैं तो वो तय कर लेते हैं। जैसे आपने पप्पू यादव या कन्हैया या ओवैसी के मामले में देखा, तो ही सीम्स टू बी अ लीडर विथ स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स। तो उनका अपना एक रवैया है, एक राजनीतिक विचार है, शैली है। उसमें अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी के लिए उन्होंने जगह छोड़ी है। उन्हें ये लगता है कि उनके नेता ने, यानी कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने जीवन भर
मुस्लिम पॉलिटिक्स को एक तरह से उन्होंने अपने कंधे पर लेकर के चले वो, और उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए। भारतीय जनता पार्टी से अदावत उनकी जो है वो इसीलिए है कि उन्होंने आडवाणी जी को राम रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया था। पूरे देश में वो रथ लेके घूम रहे थे और बिहार में समस्तीपुर में उन्होंने गिरफ्तार किया, और गुडविल जो उस वक्त उन्हें मुसलमानों का प्राप्त हुआ वो आज तक कायम है। तो जब इतना सैक्रिफाइस किया गया है, हम इतना झेल रहे हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें लगता है कि कोर्ट केसेस हम झेलते हैं, हम नेतृत्व देते हैं तो हमें बहुत परेशानियां होती हैं, और अचानक से ये आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें शेयर दो, तो ये नहीं चलेगा। हम खुद ही नेता हैं और हम कहाँ सबके लिए सीटें छोड़ते चलें। हम तो बिहार के ही हैं, वैसी तो महाराष्ट्र में भी लड़ते हैं, बिहार में भी लड़ते हैं, तेलंगाना में भी लड़ते हैं, आंध्र में भी लड़ते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। पर क्या इस बार मुस्लिम वोट्स बट नहीं जाएंगे अगर वैसे इस तरीके से रेस में कूद रहे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव वाला, इस बार वो दरभंगा में है और वो हालांकि हमेशा सीमांचल में रहे और अब दरभंगा पहुंच गए हैं, तो इससे तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, खतरा है, लेकिन खतरा वहाँ ज़्यादा है जहाँ पर मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे सीमांचल का इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा ख़तरा है। बाकी जगहों पर जहाँ एवरेज है पॉपुलेशन मुसलमानों का, जो कि रेस्ट ऑफ बिहार में है, तो कहीं 8%, कहीं 10%, कुछ इस तरह से, तो वो डिवाइड नहीं होता है वोट, वो आरजेडी के साथ जाता है, क्योंकि वो टैक्टिकल वोटिंग होती है। लोग जानते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, कि भावनाओं में बह कर के अगर हमने ओवैसी साहब के उम्मीदवार को वोट दे दिया तो हम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम एक तरह से एनडीए के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, क्योंकि हम अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं। तो वो बड़े टैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। लेकिन जो इलाका है सीमांचल का, और वहाँ कहते हैं कि 24 सीटें हैं, ख़ास तौर पे किशनगंज में, कटिहार में, अररिया में, और ये जो पूरा इलाका है, इसमें उन्हें लगता है कि अगर हमने इन 24 सीटों में अगर हमने एक तरफा वोट दिया तो कोई भी जीत सकता है। तो पिछली दफ़ा उन्होंने एक तरफा वोट दिया, 5 सीटें उन्हें जिता दी ओवैसी को। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि 24 में से 12 सीटें एनडीए जीती, और वो इसलिए कि हर सीट पर वहाँ पे खड़े थे ओवैसी साहब के उम्मीदवार। तो वोट डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मुसलमानों का ज़्यादा है। और आप केवल किशनगंज, कटिहार, अररिया की बात मत कीजिए, सुपौल भी है, पूर्णिया भी है, यहाँ तक कि मधुबनी तक, दरभंगा तक, ये इलाके मुसलमानों के बहुल इलाकों में जाने जाते हैं। हाँ ठीक है, वो किशनगंज या अररिया की तरह उतना ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पॉपुलेशन इस तरफ भी है। और यहाँ से अगर कैंडिडेट मान लीजिए कि खड़े कर देते हैं ओवैसी, तो ये नुकसान का सौदा होगा तेजस्वी यादव के लिए, और इसीलिए वो दावा कर रहे हैं ओवैसी के नतीजे निकल जाएंगे और आप चुनाव हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के चकचक तो है, लेकिन कोई आउटसाइड फोर्स इस तरह से उनके ऊपर कोई दबाव बना रहा हो, हिंदू वोट्स की नुमाइंदगी करने वाला कोई कॉम्पिटिटर बीजेपी का तैयार हो गया हो, ऐसा नहीं है। वहाँ की जो मेन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो जो है अपने वोट्स को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि भाई अगड़े उनको वोट देंगे ही देंगे। और पिछड़ों में उन्होंने जो इनरोड्स बनाई हैं, नॉन यादव ओबीसीज में जो इनरोड बनाई हैं, उसका नेतृत्व तैयार है उनके पास। आपने पढ़ा ही होगा, एक नई बैटरी लाइनअप पहुंचा दी है उन्होंने। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वो वहाँ मौजूद हैं। वो को इंचार्ज हैं इलेक्शंस के स्वतंत्र देव सिंह, वो वहाँ जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, वो वहाँ पहुँच गए हैं। इस तरह से नोएडा के जो सांसद हैं महेश शर्मा, वो पहुँचे हुए हैं, और भी कई नेता, उनको वहाँ पोजीशन कर दिया गया है और वो बड़े ध्यान से चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं महागठबंधन में पा रहा हूँ कि अभी इस तरह की कन्फ्यूजन है। मुकेश साहनी वाला एपिसोड अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब ऐसे में तेजस्वी यादव की टेंशन ऐसे ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर घमासान तो मचा हुआ है और सभी को ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसे में मुकेश सहनी 60+ सीटों की मांग कर रहे हैं, ऊपर से डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं। तो अब तेजस्वी क्या करेंगे? क्या ये सचमुच होने वाला है? अभी तक तो ये बता रहे हैं महागठबंधन के नेता कि हमारे बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन आप अगर
मुकेश सहनी से बात कीजिए तो उनका ये कहना है कि वो 60 सीटें तो इधर उधर हो सकती हैं, पर डिप्टी सीएम का पद जो है वो इधर उधर नहीं वो होगा। इधर उधर नहीं होगा, मतलब उसके साथ मुझे वो चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उधर कांग्रेस ये देख रही है कि हमें भी तो डिप्टी सीएम का पद चाहिए, तो हमें भी, अगर मुकेश सहनी अड़ेंगे तो हम भी लड़ जाएंगे, और इसीलिए वो सीएम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं अभी तक तेजस्वी यादव को। तो वो पेच है। अब मैं बात कर रहा था दीपांकर भट्टाचार्य से, वामपंथ CPI-ML बड़ी पार्टी अब बन गई है वहाँ पर, तो वो कह रहे थे कि हमें इस बार 40 के आसपास सीटें लड़ने की इच्छा है। हम चाहते हैं कि पिछली दफ़ा हम 12 ज़िलों में लड़े थे, इस बार हम 20-25 या 28 ज़िलों में लड़े। बिहार में 38 ज़िले हैं, तो सबके डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। अब इसको कैसे मीट करना है, ये अपने आप में वैतरनी पार करने जैसा है, बहुत ही मुश्किल है। इसको अगर वो पार कर लेते हैं, और ये कोई आसान है एनडीए के लिए, ऐसा भी नहीं है, पर स्पष्ट रूप से सतह पर महागठबंधन की जो डिफरेंसेस हैं वो आने लगी हैं। इसको अगर साध लेते हैं तेजस्वी, तो मैं आपको बता रहा हूँ तेजस्वी के लिए माहौल अच्छा है, क्योंकि वो जो एक होता है ना कि एक फेस को भी वोट्स होते हैं, तो महागठबंधन में वो चेहरे के तौर पर स्थापित हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी कह ले कि वो नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, नीतीश को ही दोबारा बनाएगी, लोगों को लगता है कि नहीं ये तो छलावा है। पर बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई हैं एनडीए के द्वारा हाल के दिनों में, जो रेवड़ियाँ बांटी गई हैं, उन सब चीज़ों ने कंसोलिडेट तो किया है, पर फिर भी एक वेव है जो कि तेजस्वी के लिए तैयार है। वो कैपिटलाइज कैसे करेंगे उसको, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट नहीं देगा वो तेजस्वी को देना चाहता है। वहाँ पर जैसा कि हमने बताया 2 ही ध्रुव हैं, कोई तीसरा ध्रुव नहीं है, पर वो ले पाते हैं क्या कोई मुकेश सहनी के रूप में कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगा, ओवैसी के रूप में कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये भी कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए चैलेंज के रूप में है। हाँ, अब देखिए पिछली दफ़ा जिस दिन सीटें घोषित हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे हुए थे जैसे हम और आप बैठे हुए हैं, और अचानक से मुकेश सहनी उठे और बोले मेरे साथ अन्याय हो गया, और छोड़ करके चले गए। आखिरी मोमेंट तक इस बात की गुंजाइश होती है कि इस बार भी ये डर है कि वो उठकर जा सकते हैं, या फिर वो जा सकते हैं कि नहीं। देखिए ये तो अभी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अब मुझे डिप्टी सीएम का पद मिलना ही चाहिए, मिलना ही है। अगर मान लीजिए कि इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या वो ऐसा इस बार भी कर देंगे? आखिरकार उनकी भी अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता का सवाल है। बार बार ऐसे करेंगे तो फिर कौन पर विश्वास करेगा? लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ओवैसी साहब देखिए बहुत अग्रेसिव होते जा रहे हैं। वो पहले तो ढोल लगाने से उन्होंने जा कर के अपने नेताओं को भेज दिया उनके घर, और अब मंचों पर खड़े होकर के जिस तरह से ऐलानियाँ वो कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करना ये एक बहुत बड़ी बात होगी तेजस्वी यादव के लिए। अगर इसको वो करने में सफल हो जाते हैं तो आधी लड़ाई वो यहीं जीत लेंगे। बिहार में 243 सीटें हैं और सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। उसके बाद तो क्या ये 243 सीटों की जो लड़ाई है वो आने वाले नतीजों को प्रभावित करेगी? जाहिर है कि क्योंकि देखिए अगर वैसे पार्टी जिनके पास ताकत नहीं है जीतने की, तो फिर शक्ति विजय की जिसको कहते हैं, तो फिर अगर वो शक्ति विजय की नहीं है और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा चाहते हैं। अब देखिए मुकेश सहनी, कोई भी हारता है कोई भी जीतता है, पर आज तक विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए। बहुत बड़े नेता हैं, उनके ही दल के लोग जिनको उन्होंने टिकट दिया था वो चुनाव पिछली दफ़ा जीत गए थे, खुद हार गए थे चुनाव। तो आपको पहले तो खुद को दुरुस्त करना पड़ेगा ना। 60 सीटें आप मांग रहे हैं, तो बड़ा एक चलन है बिहार में, कहा जाता है कि आपके पास कौन से पहलवान हैं, किनको आप लड़ाना चाहते हैं वहाँ से, तो आपके पास पहलवान तैयार हैं क्या? अब कांग्रेस का सवाल देखिए, पिछली दफ़ा 70 सीटें ले लिया उन्होंने और 19 ही जीत पाए, 51 हार गए। अब बहुत सी बातें आप कह सकते हैं कि जी नहीं वो सीट ही खराब थी, वो अनविनेबल सीट्स हमें दे दी गई थी, पर हकीकत तो यही है ना कि उन्हीं 243 सीटों में से आपने 70 ली थी, और जब 10 सीटों से मात्र सरकार नहीं बन पाई तेजस्वी की, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप ही वो वजह हैं। तो इस बार भी अगर वो मांग रहे हैं ज़्यादा तो कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू को मैनेज करना पड़ता है, मैं ये देखता हूँ, और जेडीयू आज की तारीख में उस फायर पावर के साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी, क्योंकि नीतीश जी उस तरह से सक्रिय नहीं है। लेकिन ये सवाल तेजस्वी के साथ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ध्रुव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और देखना यही है कि वो मैनेज कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
तो एक तरफ तेजस्वी की मुश्किलें ऐसा लगता है कि बढ़ते ही जा रही हैं। पहले तो चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल उठ रहे थे और फाइनली जो तारीख आई उसका स्वागत सबने किया, लेकिन दूसरी तरफ ये जो चैलेंज है सीट शेयरिंग को लेकर अपनी ही पार्टी के अंदर, प्लस ओवैसी का जो जोर है लगातार वो मंचों पर जा जाकर जिस तरीके से ऐलान करना शुरू कर दिया उन्होंने, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के आगे एक नया चैलेंज देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी की जो डिमांडें हैं उस तरीके से भी तेजस्वी को चैलेंज आने वाली है। तो आने वाले वक्त में देखना यही होगा कि तेजस्वी किस तरीके से इन मुद्दों को टैकल करते हैं और सीट शेयरिंग का जो ये मुद्दा है वो कैसे सॉल्व होता है। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।